ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो जरूर पढ़ा करिएगा। अपूर्ण, अनिश्चित या भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले की गलतियों से बच जाएं। केवल एक खतरे को दूसरे खतरे से परिवर्तित करना है। ये कौन कह रहे हैं? हेटली कह रहे हैं। महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी, ये महिलाओं के बारे में लिखा जा रहा है। ये आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें से एक है महिलाओं की वित्तीय बाजार में बढ़ती भागीदारी। शेयर बाजार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन को दर्शाता है। यह बदलाव स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच, डिजिटल कारोबार मंचों की सहजता और वित्तीय साक्षरता में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण संभव हुआ है। पहले जहां महिलाएं पारंपरिक बचत साधनों तक ही सीमित थीं, वह अब वे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और इक्विटी जैसे निवेश विकल्पों को अपनाकर धन संपदा बनाने की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। और इससे न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता परिलक्षित होती है, बल्कि वित्तीय समावेशन और समानता की दिशा में भी मजबूत कदम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला निवेशकों की संख्या 22% से अधिक हो गई है, जो 2015 के मुकाबले 6.8 गुना अधिक है। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब निवेश के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में भी इस बदलाव की पुष्टि की गई है और इसमें बताया गया है कि 2021 से हर साल औसतन 3 करोड़ नए डीमेट खाते खोले जा रहे हैं और जिनमें से लगभग हर चौथा खाता महिला निवेशक के नाम पर है। यह बदलाव दर्शाता है कि महिलाएं न केवल वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और धन सृजन में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अक्टूबर 2023 तक ये आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 10.55 करोड़ व्यक्तिगत निवेशकों में से 2.52 करोड़ महिलाएं हैं, जो कुल हिस्सेदारी का लगभग 23.9% है। निवेशकों के पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल जैसे राज्यों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 27% तक है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 29.8% तक पहुंच गया है। गोवा में महिला निवेशकों का हिस्सा सबसे अधिक 32% दर्ज किया गया है। यह वृद्धि केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं निवेश के प्रति जागरूक हो रही हैं। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं कुछ लिख रहे हैं, महिलाओं की स्थिति पर कहीं लिख रहे हैं, तो ये आप लोग रिपोर्ट का उल्लेख कह सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता का प्रमाण हालिया अध्ययन में से पता चला। 47% महिलाएं अपने वित्तीय निर्णय स्वयं ले रही हैं। इस स्वायत्तता ने म्यूचुअल फंड और इक्विटी में उनकी भागीदारी को और मजबूत किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 24.5% से बढ़कर 41.7% हो गई, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा बदलाव है। 2019 से 2024 के बीच कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ तक पहुंच गई है, जो महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के परिचायक हैं। इस परिवर्तन के पीछे एक प्रमुख कारण उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। 2015 में जहां 1.57 करोड़ महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, 2022 तक यह संख्या 2.07 करोड़ हो गई, जो 31.6% की वृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल साक्षरता अभियानों में ने महिलाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया और जिससे भी अधिक आत्मनिर्भर बनी और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो पाई। महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा सकता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन निवेश मंचों की सुलभता से महिलाओं के लिए शेयर बाजार में निवेश को आसान बना दिया है। और आप देखेंगे कि साथ ही पिछले कुछ वर्षों में सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियानों ने भी महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाया। इस बदलाव के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का कथन उल्लेखनीय है। गरीबी इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है यदि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भूमिका इस विचार को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। महिलाओं का वित्तीय समावेशन देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। बैंकिंग और अन्य संगठित वित्तीय क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने से न केवल पारिवारिक बचत दर में वृद्धि हुई है, बल्कि यह विविध और स्थिर निवेश के अवसर को भी बढ़ावा देता है। पहले महिलाएं वित्तीय फैसलों में झिझकती थी, पर अब भी निवेश के क्षेत्र विभिन्न साधनों से अपने धन को बढ़ाने में सक्रियता भी दिखा रही है।
और आप सभी जानते हैं कि देखिए महिलाएं जो बजट बना के चलती हैं, जो देखभाल करती हैं, कोई उनका दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप घर में ही देख लीजिए महिलाओं को। और मैं तो कहता हूं कि जिस देश को, जिस समाज को, जिस राज्य को तरक्की करना है ना, महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़कर काम पर अपना काम करना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अपने निवेश योग्य संपत्ति का लगभग 51% फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खातों में रखती हैं, जबकि सोना और जमीन जायदाद जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी उनकी मजबूत उपस्थिति। हालांकि अब भी दीर्घकालिक लाभ को पहचानते हुए इक्विटी निवेश की ओर भी आकर्षित हो रही है। यह प्रवृत्ति न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी है। विडंबना है कि देश में एक प्रमुख चुनौती कार्यस्थल पर वेतन असमानता की है। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 19% कम वेतन मिलता है, जिससे उनके निवेश योग्य धन की मात्रा सीमित हो जाती है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक मानसिकता के कारण महिलाओं को उच्च जोखिम वाले निवेश से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जिससे भी अपेक्षाकृत सुरक्षित लेकिन कम लाभ देने वाले विकल्पों तक सीमित रह जाती हैं। अब समय आ गया है कि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और उन्हें निवेश के उन्नत विकल्पों के बारे में जागरूकता किया जाए, और सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाया जा सके। और स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सही निवेश रणनीतियों की जानकारी दी जाए। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। यदि महिलाओं को सही वित्तीय जानकारी मिलती है तो वे अधिक प्रभावी निवेशक बन सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। यह व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि महिलाएं इस आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने निवेश के फैसलों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। और उनके इस योगदान से न केवल उनकी अपनी स्थिति सशक्त होगी, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र विकास की नई राहें भी खुलेंगी। भारत एक समावेशी स्थिर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। और हम लोग कह रहे हैं ना कि हमें विकसित भारत बनना है, हमें इकोनॉमी में आगे बढ़ना है, तो महिलाएं भी आगे आकर हिस्सेदारी देती हैं, तो आप देखिए जरूर हम लोग बन पाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा। फागुन का राग, ये आप सभी जानते हैं कि होली है आज, तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मस्त अपना एंजॉय करिए, कल से फिर अपने पढ़ाई में लग जाइएगा, अपने काम पर। वसंत एक राग है जो फागुन उस राग का सिरमौर है। तन में फाग, मन में उमंग और चित्त में मृदंग की गूंज ही सगुन फागुन की पहचान है। पेड़ जब नए पत्ते धारण करते हैं, फूलों पर रंग और रस घुल जाता है, हवा में उल्लास का सुहास छा जाता है। ऐसे समय में अबीर और गुलाल लिए फागुन द्वार पर खड़ा हो जाता है। फागुन का आगमन बसंत के सुबास में होता है। सर्दी की विदाई, वेला में तपन का एहसास ही फागुन है। इसके राग और रंग में मन को नया संगीत और हमारी आशा को एक नूतन एहसास मिलता है। फागुन के साथ ही बसंत, पतझड़, चैत्र, फाल्गुन और गर्मी सब एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस धरती को एक सुंदर बाग में बदल देते हैं, जहां फूलों, पत्तों, रंगों, हवाओं के संग प्रकृति एक उत्कृष्ट काव्य की रचना करती है। भारतीय जीवन में ऋतुआं संगीत की तरह आती हैं और जीवन के तन मन में पूरी तरह से रच बस जाती हैं। और फिर जीवन यात्रा में ऋतु राग रचती रहती है, और ताकि भीतर के उदास मन को सजन की फुहार से दूर कर सके। हजार वर्षों की इस सभ्यता में ऋतुओं ने भाव और कर्म को आधार दिया, और यही कारण है कि निरस्ता और उदासी की किसी पल में ऋतुओं का सुहास उसके तम को परसने नहीं देता, बल्कि रस रंग से एक रास्ता दिखाता है। इतिहासकारों को लिखना पड़ता है कि भारतवर्ष पर प्रकृति का ऐसा वरद हस्त रहा कि मानव को जीवन यापन की सामग्री देकर पितिकार में कुछ भी आशा नहीं करती है। ऋतुओं के कारण ही भारतीय चरित्र में सुविधा और सरलता के प्रति प्रेम का विकास हुआ है। इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक प्रक्रिया एक और आत्म त्याग और संन्यास की भावना, और दूसरी ओर समय समय पर कठोर श्रम साध्य चेष्टा रही है। क्या रही? चेष्टा रही है। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? प्रगति चाहे कितने भी रंग हो, कितने भी उत्साह हो, लेकिन फागुन जैसा कोई नहीं भिगोता। इस फुहार में तन मन के साथ आत्मा भी भीग जाती है। माना गया है कि जैसा ऋतु वैसा मन, जैसा मन वैसा वचन। ऋतु अगर फागुन हो तो जीवन सगुण हो जाता है। यह सगुण हमारे लिए सात्विक अंतर मन का निर्माण करता है। ऋतु चक्र जीवन की सनातन निरंतरता, उसमें फागुन के रूप में निराले है। रंग बिरंगी खिली अध खिली विविध गंधों, विपुल रंगों और विभिन्न स्वादों के साथ प्रकृति हमारे आंगन में सगुण सौंदर्य ले आती है। सौंदर्य के स्तर और रूप
रचना में प्रकृति के हाथ जब रोकते हैं तब फागुन अपने माधुर और रसधार से अंतर और बाह को मन को भिगोता ही रहता है। पत्ते, फूल, कली, फल, टहनी का रूप रंग के साथ चाल ढाल जब मस्ताना हो जाता है तो फागुन का सुहास क्षितिज और हर पहर पर इतराता फिरता है। दरअसल भारत का फागुन ऋतु चक्र के साथ उलझकर ठहर सज गया है, इसलिए इसके राग और रंग वर्ष भर ऋतुओं के साथ हमारे मन में बहते हैं। वसंत के कंधे पर सवार फागुन आता है तो संग में तितलियां, परिंदे, सरसों के फूल की पीली चादर, पलाश की आग, रसों का ये आप देखिए त्योहार सब कुछ संग लाता है। यह जीवन में आता है और उमंग तथा उत्साह का उन्मुक्त वातावरण बनाकर चला भी जाता है। यह सावन भादों की तरह भींगा, पूस माघ की तरह सुबका ठिठुरता, श्रेष्ठ आषाढ़ की तरह तीखा रूखा नहीं होता है। यह चैत बैसाख की तरह पिघलता ठहरता भी नहीं होता है, और यह तो बस उन्मुक्त और उड़ता सा चलता जाता है। प्रकृति की झोली में सतरंगी काया पर चमकीले लाल चेहरे, गुलाबी और पीतांबरी सांसों की धुन और हरितिमा से सरावोर अंग प्रत्यंग होते हैं। होली के साथ ही खेत, गांव, आंगन की माटी अबीरी और रंगीन हो जाती है। रंग के बादल घिर जाते हैं, गुलमोहर सा जीवन दहक उठता है, फिर पिचकारियों में पूरी सप्तरंगी आभा सिमट जाती है। हमारे जीवन में रंग और रस का आग्रह ही जिजीविषा का सेतु बनाता है, जो एक अपरिभाषित सुवास से अप्लावित होकर वातावरण में तैर जाता है। खुद रंगीन होगा और दूसरों को रंगीन की धुन में स्वर आती है। मन ना रंगाए रंगाए जोड़ी कपड़ा। फागुन का ऋतु राग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह अकेलापन को हरता है, दुख को भरता है, आंसू को रोकता है और आहत को जोड़ता है। इसके गीत और नृत्य की धुन ग्रंथों के शब्दों में गूंजती है। वही रोग कालिदास, कल्हड़ और सूर तुलसी, वहीं राग की बात हो रही, कालिदास, कल्हड़, सूर तुलसी के काव्य से होते हुए भक्ति काल के संतों और नव जागरण के महापुरुषों के लिए जीवन धारा का काम करते हैं। उसकी एक ही धारा नित्य चित्त, गीत, काव्य और भक्ति, प्रेम और कर्म हर क्षेत्र में भावभूमि का आधार बनाते हैं। ऋतु राग और ऋतु का सौंदर्य हमारी पीढ़ियों के मन में बिखर पड़े हैं, और इसकी ध्वनियां हमारे अंतर्मन को सुभाषित करती है और हमारी अस्मिता को चैतन्य रखती है। भारतीय मन का सृजन भी इन ऋतुओं ने किया है और उसके रंग और राग ही हमारे खून सांस में बहते हैं। हमारी स्थिति की वास्तविकता पहचान उन परंपराओं और विरासत में छिपा है जहाँ ऋतुओं ने खेलियां की हैं। हमारे तन मन के सूने आंगन में सृजन का मौसम लाए थे। राग और रस की धारा जो यमुना ब्रज की दहलीज पर रचा गया है, वही राग मीरा और सुर के काव्य में रचा गया बसा है। उस राग की एक धारा आज भी हमारे अंतर्मन के द्वार पर और यमुना के पानी एवं वृंदावन के पेड़ों पर अटका पड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर रसखान क्यों कर कहते कि फिर मनुष्य बन लौटूं तो इसी कदम की छांव में बसूं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताया करिएगा। इस साझेदारी का सफर, ये मॉरिशस पर हमारे प्रधानमंत्री मॉरिशस गए हुए थे ना, तो उसी को लेकर बात हो रही। भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। दुनिया में समकालीन उथल पुथल के बीच लगभग हर दौर में अलग अलग स्तर पर दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय लिखे जाते हैं। इसी क्रम में अगली कड़ी के दौर पर भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए भी कि दुनिया के इस समय भू राजनीति के एक जटिल दौर से गुजर रही है और इसमें आर्थिक सामरिक मोर्चे पर नए ध्रुव बन रहे हैं और दुनिया भर में अभी इस समय आप देख रहे हैं कि अशांति भी फैली हुई है। ऐसे में भारत के रूप पर विकासशील देशों या फिर वैश्विक दक्षिण के साथ साथ महाशक्ति माने जाने वाले देशों की भी नजर रहती है। जब शीत युद्ध के दौरान दुनिया दो मुख्य ध्रुवों में बटी थी और कई देशों के नीतिगत फैसले भी उसी से तय होते थे, उस दौर में भी भारत की अहमियत जग जाहिर रही। अब पिछले कुछ समय से अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ दुनिया भर में बन रहे नए समीकरण के बीच भी भारत का रुख सभी देशों के लिए मायने रखता है। अच्छा यह है कि भारत ने महाशक्ति कहे जाने वाले से लेकर बाकी तमाम देशों के साथ अपने संबंधों को खास महत्व दिया है। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं मॉरिशस को, सबको देखते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, एशिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा क्या देखने को मिलेगा, भारत आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ देखने को मिल रहा है? ये है हमारा भारत एशिया में। ये चाइना है, ये रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिल रहा है। ये भैया मॉरिशस है, देख रहे हैं। अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो ये अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा।
तो गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की ताजा मॉरिशस यात्रा के आखिरी दिन उन्नत रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत मॉरिशस का संयुक्त दृष्टिकोण जारी किया गया, जो मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच खास और अनूठे संबंधों को रेखांकित करता है। इस दौरान बनी सहमति के तहत बुनियादी ढांचा, कूटनीति, वाणिज्य, क्षमता निर्माण, वित्त, आवास, अपराध की जांच, समुद्री यातायात निगरानी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित बातचीत के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसमें भारत द्वारा मॉरिशस की नई संसद भवन का निर्माण भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों से चीन के रवैये के मद्देनजर रक्षा, समुद्री सुरक्षा सहयोग को भारत मॉरिशस के बीच संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानकर साझेदारी के सफर को आगे बढ़ाना भी एक अहम कड़ी है। हालांकि मुक्त और सुरक्षित हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के मामले में साझा प्रतिबद्धता वाले देश के रूप में इन दोनों देशों को एक स्वाभाविक साझेदार माना जाता है। यही वजह है कि क्षेत्र में समुद्री चुनौतियों का सामना करने और व्यापक रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का अपना पुराना संकल्प दोहराया। दरअसल भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में पड़ोस प्रथम के तहत ही भी मॉरिशस का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मॉरिशस अपने भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिए एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार है। भारत को भी इसकी अहमियत का भान है, इसलिए मित्रता का स्वाभाविक दायित्व निभाने के साथ साथ भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मॉरिशस में कई विकास योजनाओं में निवेश किया। इस क्रम में दोनों देशों के बीच रिश्ते में एक गहराई भी आई। रणनीतिक लिहाज से मॉरिशस की भारत के साथ बढ़ती घनिष्ठता से चीन का असहज होना स्वाभाविक है, क्योंकि बीते कुछ समय से चीन कई स्तर पर ऐसी गतिविधियां जारी रखे हुए और जिससे भारत को घेरा जा सकता है। उम्मीद की जा सकती है कि मॉरिशस के साथ भारत का संबंध अब नए अध्याय में प्रवेश करेगा और जिसमें नई वैश्विक परिस्थितियों के मुताबिक रणनीतियां तय होंगी। ये आप देख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, बताया करिएगा। सहिष्णुता की पांव लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले 4 स्तंभों में से एक को हमेशा राजसत्ता का प्रहार सहना पड़ता है। सत्ता का विरोध और उनकी कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों के प्रति असहिष्णुता नई बात नहीं है, मगर एक लोकतांत्रिक देश में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी स्थिति में कोई भी पत्रकार समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक की आवाज कैसे पहुंचा जाएगा। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे पत्रकारों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। सच्चाई उजागर करने पर उन्हें धमकियां मिलती हैं, कई की जान भी ले ली जाती है, कई बार सच को कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ती। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी स्वाभाविक रूप से बाधित होती। महिला पत्रकारों को भी ज्यादातरी का सामना करना पड़ता है। बुधवार को तेलंगाना में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी इसलिए चिंता का विषय है कि हम कैसी परंपरा स्थापित करें। ऑनलाइन चैनल की दोनों पत्रकारों की गलती यह थी कि उन्होंने एक ऐसे नागरिक का साक्षात्कार लिया जो तेलंगाना सरकार से नाराज था। अगर कुछ अशोभनीय असम्मानजनक था तो इसका हल पत्रकारों की गिरफ्तारी नहीं है। सवाल है कि क्या महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी ही एकमात्र विकल्प था, जबकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, नागरिकों की आवाज को अपने समाचार में जगह देना पत्रकार का आम दायित्व होता है। अगर वह सच्चाई सामने नहीं लाएगा, जनता की परेशानियों, उनकी नाराजगी को सामने नहीं रखेगा, तो पत्रकारिता अपना मूल उद्देश्य खो देती है। विगत कुछ दशकों को में सत्ता का चरित्र इस कदर बदलता है कि वह अपने खिलाफ कोई भी स्वर नहीं सुनना चाहती। असहिष्णुता इस कदर बढ़ रही है कि पत्रकार जब दायित्व निभाते हैं तो कई बार उन्हें उसे विरोधी मानकर उसका दमन किया जाता है। तेलंगाना में महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का जिस तरह इस्तेमाल किया गया था वह निराशाजनक है। लोकतंत्र की सेहत के लिए इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई से दुनिया भर में गलत संदेश जाता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही है जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करती है। अभी आपने देखा होगा, वो तेलंगाना छोड़िए, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को मारा गया और यही इसी तरह की खबर आप लोगों को याद होगा छत्तीसगढ़ में भी हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार की जान ले ली गई थी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है उसकी वो कवर होती है। आप लोगों का कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।